हेलो डियर, आप सबको स्वागत करता हूं। जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम बायो साइंस का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है 2022 से 23 के लिए बनता है, सब जो है मैं आपका दे चुका हूं। ठीक है, दे चुका हूं। बस आपको उसको तैयारी कर लेना है। एक एक वीडियो ये आ रहा है, एक वीडियो आपका बिहेवियर साइंस का और आएगा। उसके बाद बिहेवियर साइंस का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसका जो है आपको क्वेश्चन शीट मिल जाएगा। समझ गए? अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इसमें 2 वीडियो और आएंगे, तो इसलिए जो है इस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि इस सप्ताह में एक वीडियो जो बच जाएगा समय जो है आपका आ जाए। समझ गए? तो चलिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर वीडियो नंबर 33 है बिहेवियर साइंस का। अब आपको पता है कि बिहेवियर साइंस में जो है आपका साइकोलॉजी भी है और आपका जो है सोशियोलॉजी भी है, दोनों को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम जो है बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस क्यूटेंट यानी बुद्धि लब्धि के बारे में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। बुद्धि लब्धि क्या होता है, सिद्धांत क्या है, इसके परीक्षण के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना, इसका क्या उपयोगिता होता है। समझ गए? यह आईक्यू लेवल के हिसाब से मनुष्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। माय डियर, सबसे पहले आपको यह समझना है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग में आपसे जो है कोई 3 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछ देगा। जैसे यहाँ पे 3 दिया गया है ना, तो अगर आईक्यू लेवल, इसका सिद्धांत और इसका परीक्षण यानी टेस्ट करने का प्रकार पूछेगा तो जो है आपको ऐसे पूछ लेगा 10 नंबर। या फिर इसमें पूछ लेगा बुद्धि लब्धि क्या है, इसके प्रकार को बताएं, ठीक है, और इसके जो है वर्गीकरण बताएं आईक्यू लेवल के आधार पर, तो वो भी 10 नंबर। समझ गए? तो अलग अलग तरीके से मैं टोटल क्वेश्चन आज पढ़ा दूंगा आईक्यू लेवल से संबंधित। चलिए देखते हैं। आईक्यू का मतलब होता है आई फॉर इंटेलिजेंस, क्यू फॉर क्यूटेंट, मतलब बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। बुद्धि परीक्षण के परिणाम अंकों में प्राप्त होते हैं, समझ गए, लेकिन केवल इन अंकों के आधार पर बुद्धि स्तर का वर्णन पर्याप्त नहीं है। समझ गए? अतः बुद्धि परीक्षण से प्राप्त अंकों को मानसिक आयु से बदलकर उसकी सहायता से बुद्धि लब्धि की गणना की जाती है। माय डियर, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि जो इंटेलिजेंस क्यूटेंट होता है, किसी भी व्यक्ति को जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वह अंकों में आता है, डिजिट में आता है। लेकिन ये जो डिजिट होता है इस आधार पर किसी के बुद्धि का स्तर का आप जो है वर्णन कर लेंगे, यह पर्याप्त नहीं होता है। समझ गए? तो इन जो अंकों आया रहता है, इस अंक को क्या किया जाता है कि मानसिक आयु में बदलकर यानी मेंटल एज में बदलकर उसकी सहायता से बुद्धि लब्धि की गणना की जाती है। समझ गए? तो वही हमारा बुद्धि लब्धि होता है। समझ गए? तो बुद्धि लब्धि का मतलब होता है कि जब किसी के बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, आईक्यू लेवल निकाला जाता है, तो आईक्यू लेवल अंकों में आता है। समझ गए? अब यह अंक के आधार पर आप यह जो है नहीं तय कर सकते हैं कि किस व्यक्ति का दिमाग किस जो है कितना है। समझ गए? तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस बुद्धि परीक्षण से जो अंक मिलता है उसको मेंटल एज में, मानसिक आयु में बदला जाता है और उसके सहायता से आईक्यू लेवल की गणना की जाती है। समझ गए? तो ये हो गया आपका आईक्यू इंटेलिजेंस क्विटेंट। अब मानसिक आयु क्या है, इसमें एक वर्ड आया है कि पहले जो नंबर आता है मानसिक परीक्षण में, इंटेलिजेंस आईक्यू में, तो उस नंबर को क्या किया जाता है, मेंटल आयु में, मानसिक आयु में बदला जाता है। तो ये मानसिक आयु क्या होता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिनेट ने 1908 में किया। साइमन बिनेट जो थे, इन्होंने सबसे पहले 1908 में जो है मेंटल एज का जो है इन्होंने प्रयोग किया। वास्तव में मानसिक आयु व्यक्ति के बौद्धिक कार्यों द्वारा ज्ञात किया जाता है तथा किसी आयु विशेष में यह अपेक्षित है। ठीक है? मानसिक आयु जो होता है किसी भी व्यक्ति के उसके बौद्धिक कार्य द्वारा ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल, जो बौद्धिक फंक्शन, जो कार्य होता है कि वह दिमाग से कितना कार्य करता है, वही उसका मानसिक जो है आयु को बताता है। समझ गए? किसी आयु विशेष में यह अपेक्षित होता है। तो मेंटल एज जो होता है, सर्वप्रथम बिनेट ने इसे 1908 में जो है इसका प्रयोग किया। वास्तव में रियलिटी में जो मेंटल एज है यह व्यक्ति के बौद्धिक कार्यों द्वारा ज्ञात होती है। समझ गए? मतलब उसके मानसिक कार्यों द्वारा, बौद्धिक कार्यों द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है। ठीक है? वास्तविक आयु, एक्चुअल आयु क्या होता है, तो एक्चुअल आयु की मतलब होती है, ये दोनों इसलिए पढ़ना है आपको क्योंकि आईक्यू के जब फार्मूला लिखिएगा तो आपको मेंटल एज और एक्चुअल एज दोनों के सहायता से आप आईक्यू लेवल निकालते हैं। समझ गए? तो एक्चुअल एज का मतलब है कि इसकी गणना व्यक्ति के वास्तविक जन्म तिथि से की जाती है। तो एक्चुअल एज का मतलब होता है कि व्यक्ति के वास्तविक एज से। समझ गए? आगे है
बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के आधार पर स्टर्न तथा टर्मन ने आईक्यू शब्द प्रस्तुत किया तथा इसकी गणना हेतु निम्न फार्मूला प्रस्तुत किया। माय डियर, बुद्धि लब्धि के लिए मानसिक आयु के आधार पर, मेंटल एज के आधार पर स्टर्न तथा टर्मर ने आईक्यू शब्द प्रस्तुत किया जिसे इंटेलिजेंस क्यूटेंट बोलते हैं, ठीक है। तथा इसकी गणना के लिए एक फार्मूला को प्रस्तुत किया गया, समझ गए। अब वह फार्मूला आपको नीचे देखने को मिलेगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, यह आपका क्या है, इंग्लिश में जितना ऊपर अभी देखे हैं ना, चाहे वो मेंटल एज हो, चाहे वो एक्चुअल एज हो, चाहे वो इंटेलिजेंस आईक्यू हो, ये सब होता क्या है, ये सब का यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही चीज़ को सीखना है कि फार्मूला क्या होता है जो स्टर्न के द्वारा दिया गया था और टर्नेट के द्वारा, वह आईक्यू लेवल का फार्मूला होता है मेंटल एज बट्टे में एक्चुअल एज, ठीक है। एक्चुअल एज मेंटल एज बट्टा में एक्चुअल एज इंटू में 100, और यही आईक्यू लेवल का फार्मूला है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा वास्तविक आयु जो है उसका 10 वर्ष है, तो उसकी आईक्यू लेवल कितना होगा। तो उसका आईक्यू लेवल यहाँ से देख लीजिए, आईक्यू लेवल 120 है, और आपको पता होना चाहिए कि आईक्यू लेवल 120 जो है काफ़ी ज़्यादा हाई माना जाता है, ठीक है। अगर मान गए किसी का मानसिक एज भी 10 साल है और एक्चुअल एज भी 10 साल है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि उसका पूरे 100% जो है उसका आईक्यू लेवल पूरे के पूरे 100 होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों बराबर होगा तो कट जाएगा, बच जाएगा यही 100, समझ गए ना। अब होता यह है, देखते हुइएगा आप लोग, कि कहता है कि बच्चा अपने वास्तविक आयु से 2 साल पीछे चल रहा है। मतलब क्या कि वास्तविक आयु अगर उसका 12 साल है, 2 साल अगर वह पीछे चल रहा है, तो उसका मानसिक आयु कितना होगा, 10 साल होगा, ठीक है ना। क्योंकि वह 2 साल पीछे चल रहा है अपने जो है वास्तविक आयु से, जो उसका मानसिक आयु है 2 साल पीछे चल रहा है, मंदबुद्धि है, समझ गए ना। तो अगर कोई बच्चा अगर रियल में अगर वो जो है 12 साल का है और मानसिक आयु अगर उसका 10 साल का है, और इसमें 100 से गुना कर दीजिए और आप निकालिए, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कितना जो है उसका हो जाएगा, समझ गए ना। तो यही जो है आपका निकालने का चीज़ें है, समझ गए। आईक्यू लेवल ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, ओके। चलिए, ये समझ गए। अब यहाँ पे माय डियर आता है, अच्छा प्रश्न है आपके सामने। अब आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछेगा कि बुद्धि लब्धि क्या है, ठीक है। बुद्धि लब्धि क्या है, तो उसमें आप फार्मूला लिख दीजिएगा, और बुद्धि लब्धि में मेंटल एज एक्चुअल एज सबको समझा दीजिएगा। और उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण करें। तो वर्गीकरण में आपको यही वाला चार्ट जो है बनाना पड़ेगा, समझ गए, आईक्यू लेवल के आधार पर। तो आईक्यू लेवल के आधार पर इधर आईक्यू लेवल है और इधर आपका कैटेगरी है, समझ गए। कैटेगरी में आपको बताता है कि किस प्रकार के व्यक्ति होगा अगर उसका आईक्यू लेवल इतना से इतना के बीच में होगा, तो समझ गए। तो इसको आपको चार्ट को ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है। अगर हम लोग सबसे हाईएस्ट 140 लेते हैं, 140 या इससे अगर अधिक किसी का आईक्यू लेवल आ रहा है, तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली माना जाता है वो व्यक्ति, समझ गए। अगर किसी का 120 और 140 या इससे तो अधिक ले लिया गया, तो अब जो 120 से लिया जाएगा वह 139 तक ही होगा, क्योंकि 40 से यहाँ तक ले लिया गया है। तो 139 तक जो होगा 120 से, वह अति श्रेष्ठ में आता है, समझ गए, अति श्रेष्ठ में आता है, ओके। आगे है 110 से 119। अब यहाँ पे 120 से ले लिया गया, अब यहाँ पे हम 119 तक ही लेंगे। तो कितना से, 110 से लेकर 119 तक जो लेंगे वह श्रेष्ठ होगा। इससे ऊपर बढ़ेगा तो अति श्रेष्ठ होगा, समझ गए। जो 120 से 39 होगा, ऊपर जाएगा तो प्रतिभाशाली होगा। चीज़ों को समझ गए। तो अगर आपके ऑप्शन में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि 110 से लेकर 119 वाले आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, तो वह श्रेष्ठ में आएंगे, समझ गए, ध्यान में रखिएगा। समान बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह आपका 110 से तो यहाँ ले लिया गया है, मीन्स 109 से होगा। कितना से, 90 से। 90 से 109 तक के जो आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति होते हैं वह समान बुद्धि का होता है, समझ गए, समान बुद्धि का होता है, याद रखिएगा, ओके। अब 80 से 89 वाला जो होता है माय डियर, वह मंद बुद्धि का होता है, मेंटल रिटार्डेशन का होता है, समझ गए। 80 से 89 वाला, समझ रहे हैं। आगे है 70 से 79 वाला। अब देखिए 10-10 का ही गैप है। तो 70 से 79 वाला जो है वह सीमांत क्षीण बुद्धि है,
ओके। 70 से जिसका कम है निश्चित क्षीण बुद्धि का होगा। 50 से 69 है वह अल्प बुद्धि का होगा। और 20 से 49 तक है तो वह मूर्ख बुद्धि का होगा। और 20 से या इससे कम है तो उसे जड़ बुद्धि यानी इडियट कहा जाता है। समझ गए? तो इस चार्ट को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। समझ गए? समझ लीजिएगा, समझ के याद करिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको सीधा कह देता हूँ, आपको आसान लगता है तो तीन जो है समान से लेकर ऊपर तक चारों को एक साथ याद कर लीजिए। ठीक है, नीचा जो है आप 70 से कम वाला से शुरू कीजिए और चारों को ऐसे याद कर लीजिए। और बीच में तो यही तो दो है। समझ गए? ऊपर से लिख दीजिएगा 140 से शुरू कीजिएगा, इससे अधिक होगा। ठीक है, अब 140 से शुरू कर दिए हैं तो उससे कम यानी 139 तक लेंगे। और लेंगे कितना से? तो 120 से 39 तक। अब यहाँ से 139 तक हम लोग 120 तक ले चुके हैं तो अब 119 तक ही लेंगे। कितना से? 110 से। अब फिर जब हम 110 तक ले चुके हैं तो 109 तक ही लेंगे। कहाँ से? 90 से। तो ये हमारा चारों हो जाएगा। ठीक है, दो गैप छोड़ दीजिएगा और फिर दो गैप के नीचे शुरू कीजिएगा 70 से कम। ठीक है, 70 से कम जब हो चुका है तो यहाँ 69 तक ही लेंगे तो 50 से 69। अब जब 50 ले चुके हैं तो यहाँ तक 49 तक ही लेंगे, 20 से 49 तक। अब 20 ले चुके हैं तो 20 या इससे कम होगा तो इसे जड़ बुद्धि में रखेंगे। और बाकी जो बीच में दो बच जाएगा 80 से 89 और 70 से 69। 80 से 89 मंद बुद्धि और 70 से 79 सीमांत क्षीण बुद्धि। समझ गए? तो ऐसे इसको याद रखिएगा तो याद होगा, नहीं तो रटिएगा तो कभी भी याद नहीं होगा। दो बार पहले इसको गौर से देखिए, पहले गौर से देखिए कि आईक्यू लेवल कहाँ से कहाँ तक कौन से जो है श्रेणी में आएगा। समझ गए? तब जाके सोचिएगा, कहीं बैठिएगा बाथरूम में या कहीं बैठिएगा तो सोचिएगा कि 109 से लेकर 110 से लेकर 119 तक वाला कौन वाला है, 70 से कम वाला कौन वाला है। समझ गए? 50 से 69 वाला कौन सा श्रेणी का है, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये समझ गए। अब माय डियर बुद्धि का प्रकार है। ठीक है, बुद्धि का आपको कुछ प्रकार भी है, किस किस प्रकार के बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वो तो वर्गीकरण हो गया आईक्यू लेवल के आधार पर। लेकिन अब जो बुद्धि है, बुद्धि का हम लोग इंटेलिजेंस जो वो तो बुद्धि लब्धि हो गया ना आईक्यू लेवल, लेकिन अब हम लोग चलते हैं बुद्धि वाला में। ठीक है, तो बुद्धि का कहने का मतलब है बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं माय डियर। तो बुद्धि के प्रकार में आपका होता है, देख लीजिए, मूर्त या ठोस बुद्धि, मूर्त या ठोस बुद्धि। ठीक है, कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त या ठोस बुद्धि का मतलब होता है कि इसे गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इस बुद्धि का संबंध ठोस सामग्री से होता है। जिस व्यक्ति में इस बुद्धि का अधिकता होती है वह मशीनों या ठोस वस्तुओं में अधिक रुचि रखता है, जैसे इंजीनियर, टेलर, वादक, चालक आदि। ठीक है माय डियर, जो मूर्त या ठोस बुद्धि कहने का मतलब है कि इसे गत्यात्मक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठोस या मूर्त बुद्धि को। इस बुद्धि का संबंध जो है ठोस सामग्री से जो है होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर जो ठोस बुद्धि होता है वह मशीनों में या फिर ठोस वस्तुओं में अधिक रुचि रखता है, जैसे इंजीनियर हो गया, टेलर हो गया, वादक हो गया, चालक हो गया। ये सब जो है मूर्त या ठोस बुद्धि के व्यक्ति माने जाते हैं। समझ गए? क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जो है ठोस चीज़ों में अपना या ठोस वस्तुओं में या मशीनों में रुचि रखते हैं, तो उससे जो है मूर्त या ठोस बुद्धि कहते हैं। क्योंकि इंजीनियर देखते होइएगा ज़्यादातर जो है वो मशीनों के कारोबारों में जो है ज़्यादा रुचि रखता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वगैरह। दूसरा है अमूर्त या विस्तृत बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट या इंटेलिजेंस। ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त। पहला था मूर्त जिसे ठोस था, और दूसरा है अमूर्त यानी विस्तृत बुद्धि जिसे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। समझ गए? अमूर्त बुद्धि पढ़ने लिखने से, पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करने से आती है। समझ गए? यह संख्या एवं शब्दों को समझने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है वे साहित्यकार, डॉक्टर, एडवोकेट आदि बनते हैं। तो अमूर्त या विस्तृत बुद्धि वाला जो होते हैं व्यक्ति, उनको जो है अमूर्त बुद्धि पढ़ने लिखने से जो है मिलता है, पुस्तक के ज्ञान अर्जित करने से मिलता है। यह संख्या एवं शब्दों को समझने की क्षमता होती है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि। जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि की अधिकता होती है वे साहित्यकार बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जो है पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पुस्तक से ज्ञान अर्जित करते हैं। इनको शब्दों और संख्याओं को समझने में मज़ा आता है, इसलिए ये सब जो है साहित्य, डॉक्टर, एडवोकेट बनते हैं। समझ गए? इसीलिए इसे विस्तृत, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस या अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। तीसरा है माय डियर सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है कि सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाला व्यक्ति या अपने व्यवहार से दूसरों पर प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्ति सामाजिक बुद्धि वाले कहलाते हैं।
सामाजिक बुद्धि कहने वाले का मतलब है कि वैसा व्यक्ति देखते होइएगा कि जो अपने बातों से दूसरों को अट्रैक्ट कर देता हो, समझ गए, अपने बातों से लुभा लेता हो, जिसका छाप जो है उसके आसपास काफ़ी अच्छा जो है उसका प्रभाव हो, तो यह प्रकार के व्यक्ति जो है सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में लोगों को समझने एवं समझदारी से काम कर मानव संबंध बनाने, सहयोग लेने आदि की क्षमता होती है। जैसे राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, ये लोग के अंदर जो है सामाजिक बुद्धि होता है। यही कारण है कि राजनेता जो है आपको अपने लोभ में फंसा लेता है बात कह कह के। सामाजिक कार्यकर्ता भी जो है समाज के भला के लिए जो है देखते होइएगा आपको जो है अपने ओर खींच लेगा। व्यवसायी देखिएगा कि आप कितना भी कहते रहिएगा लेकिन आपसे जो है डुप्लीकेट सामान बेच ही लेगा, आप कितना भी समझदार बन जाइएगा। तो इनके अंदर आपके कलाओं को, आपके बातों को समझने का या फिर आपको समझाने का कला होता है और यह सामाजिक बुद्धि के धनिक होते हैं। इसीलिए यह आपके वो व्यवहारों को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, समझ गए ना? तो ये सामाजिक बुद्धि के लोग होते हैं जो जो मानव संबंध बनाने में, सहयोग लेने में, देने में, इन सब को एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और यही जो है सामाजिक बुद्धि होता है। तो 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बता दिए। पहला मूर्त यानी ठोस बुद्धि, दूसरा अमूर्त यानी विस्तृत बुद्धि और तीसरा जो है सामाजिक बुद्धि यानी अब तीनों में आपको पता है कि तीनों में एग्जाम्पल भी बता दिए। जो ठोस बुद्धि का होगा वह मशीनों में अधिक रुचि रखेगा तो इंजीनियर बनेगा, टेलर बनेगा, समझ गए, इस चालक होगा, इस प्रकार के। दूसरा था जो विस्तृत बुद्धि रखेगा, अमूर्त रहेगा, तो वह जो है ज़्यादा पढ़ने लिखने, किताबों से ज्ञान अर्जित करेगा, समझ गए। वह संख्याओं को, शब्दों को ज़्यादा समझेगा, तो वह डॉक्टर बनेगा, साहित्यकार बनेगा, ठीक है, वो जो है आपके वकील बनेगा, समझ गए। और तीसरा है सामाजिक बुद्धि, जो समाज में लोगों को समझता हो, समझाता हो, अपने समझदारी से काम लेता हो, आपको अपनी ओर खींच लेता हो अपनी बुद्धि के दम पर। तो ये सब एक राजनेता के गुण होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता का या एक व्यवसायी का, जो आपको अपने ओर खींच लेता हो अपने सामान की ओर, समझ गए, अपने बातों से। तो ये सामाजिक बुद्धि होता है। तीनों प्रकार की बुद्धि समझा दिए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, ठीक है, ये तीनों का इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आगे चलिए। तो यहाँ पे आगे हम अब लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, बुद्धि की विशेषता, मीन्स कैरेक्टरिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि की क्या विशेषता होता है, उस चीज़ को जो है अब हम लोग देखेंगे। क्योंकि बुद्धि है तो भाई उसका कोई ना कोई कैरेक्टर होगा ही, कोई ना कोई विशेषता होगा ही। तो चलिए देखते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि की विशेषता यह है कि यह व्यक्ति जन्मजात होता है। जैसे देखते होइएगा कोई मंद बुद्धि का होता है तो ऐसा नहीं है कि वह जो है मंद बुद्धि का बाद में हो जाता है, वह जन्म से ही उसी प्रकार के धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा, लेकिन उसका दिमाग डेवलप नहीं होगा। यानी जन्मजात जो है उसको यह रहता है मंद बुद्धि का, समझ गए, या गूंगा, ये सब दिमाग नहीं रहता है तो जन्मजात रहता है। और किसी का अगर नॉर्मल बढ़िया रहता है तो वह उसके जन्मजात होते हैं। तो बुद्धि एक व्यक्ति का जन्मजात शक्ति होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट या इनकॉर्पोरियल चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। यानी बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अब अमूर्त चिंतन क्या है आप लोग को पढ़ा चुके हैं। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थक क्रियाएं करता है। बुद्धि के सहारे जो है कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल सही है, अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम कर पाएंगे, सही से नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धि के सहारे, बुद्धि का ये विशेषता है कि बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण और सार्थक काम कर पाता है, ठीक है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता करता है। अब मानिए कि आपके अंदर अगर कोई बुद्धि नहीं रहेगा तो क्या आप जो है किसी के बातों को या कोई नए नए चीज़ों को सीख पाइएगा। तो यही चीज़ें हैं। तो अगर मंद बुद्धि का कोई रहता है तो देखते होइएगा उसको सीखने में काफ़ी समय लगता है और एक नॉर्मल बच्चा आसानी से सीख लेता है। तो कहीं ना कहीं बुद्धि जो है व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता प्रदान करती है, समझ गए। आगे है, बुद्धि व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, हम बुद्धि लगाएंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ धूप है तो हमको छाँव में चलना चाहिए, समझ गए, बरसात है तो घर में जो है छिप जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बुद्धि हमें वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है, समझ गए। बुद्धि व्यक्ति को नए परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रदान करती है। अब जो बुद्धि होता है वह क्या करता है कि नए परिस्थिति में, नए कंडीशन में भी हमें एडजस्टमेंट करना सिखाती है, समझ गए। अगर हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगा, हम इडियट तरह के होंगे तो हम क्या करेंगे, मारा पीटी करेंगे, हम सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, गला गलौज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है, समझ गए। बुद्धि व्यक्ति को कठिन व जटिल समस्याओं को समाधान करने में भी मदद करती है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है, बिल्कुल सही बात है। अब बुद्धि का विकास अगर किसी का, अगर बच्चा में 10, 12, 15 साल में नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे चल के उसके बुद्धि का विकास नहीं होगा,
समझ गए ना। तो बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। लिंग भेद से बुद्धि में विभिन्नता नहीं आती है। अब ऐसा नहीं है कि मेल है तो उसमें ज़्यादा बुद्धि है और फीमेल है तो उसमें ज़्यादा बुद्धि है। बुद्धि सबका समान होता है, बस अंतर होता है कि कितना कौन यूज कर रहा है। समझ गए ना। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण परिवेश का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर लिंग का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट बुद्धि पर वंशानुक्रम का, वातावरण का, परिवेश का जरूर प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए लोग कहता है कि उसका परिवार में जैसा, जिसके परिवार में बुद्धि के लोग रहते हैं वैसा ही बच्चा होता है। समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा भी बुद्धि को प्रभावित करती है। बिल्कुल है, वातावरण, ट्रेनिंग, शिक्षा बुद्धि को प्रभावित करती है। तो ये सब जो है बुद्धि का विशेषता है। बुद्धि के बारे में मैंने आपको बता दिया, यह बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति को मूर्त अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण तथा सार्थक कार्य करते हैं। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में मदद करता है। बुद्धि सामंजस्य बैठाने में मदद करता है। बुद्धि नए परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। बुद्धि व्यक्ति को कठिन जटिल समस्याओं को समाधान करने में मदद करती है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। बुद्धि जो है लिंग भेद से बुद्धि में विभिन्नता नहीं आती है। हाँ, ये जरूर है कि बुद्धि जो है वंशानुक्रम, वातावरण और परिवेश का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षा का भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो यह 11 पॉइंट मैंने बताया जो कि बुद्धि का आपका विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे टोटल इंग्लिश में भी मैंने दे दिया है। जो इंग्लिश वाले डियर है बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब जो बुद्धि परीक्षण है, हम लोग इंटेलिजेंस का, आईक्यू का टेस्ट क्यों करते हैं, उसका क्या उपयोगिता होता है। तो बुद्धि परीक्षण के कुछ उपयोगिता भी है। तो बुद्धि परीक्षणों को निम्न उपयोगिता हासिल की जा सकती है। बुद्धि परीक्षण से हम निम्न उपयोगिता, अलग अलग उपयोग जो है हासिल कर सकते हैं। इन परीक्षणों का प्रयोग जो है व्यक्ति की मानसिक योग्यता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हमें अगर किसी का बुद्धि परीक्षण करना हो तो हम इसलिए भी बुद्धि परीक्षण करते हैं, इस उपयोग के लिए भी, कि हम व्यक्ति के मानसिक योग्यता, उसके एबिलिटी को ज्ञात कर सकें। तो इसलिए भी जो है हम बुद्धि परीक्षण करते हैं। मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाने के लिए इन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। अब जो मंद बुद्धि होते हैं या जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक है, तो उसको पता लगाने के लिए जो है आईक्यू का टेस्ट किया जाता है। या तो बहुत मंद बुद्धि का होगा उसका टेस्ट किया जाएगा, या फिर जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उसका जो है आपको चेक किया जाता है, पता किया जाता है कि इसके अंदर कितना जो है मानसिक बुद्धि है। ठीक है ना। बच्चों का मार्गदर्शन देने में भी यह परीक्षण लाभकारी होता है, क्योंकि जिस प्रकार के अगर आईक्यू लेवल पता चल जाएगा और इससे ज्ञात कर लेंगे कि यह किस प्रकार के, किस श्रेणी का बच्चा है, तो उसको उस प्रकार से आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इसके उपयोग के लिए भी आता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा उद्योगों, संस्थानों में कर्मचारी, अधिकारियों आदि के चयन में सहायता मिलती है। बुद्धि परीक्षण का एक और उपयोग है कि इसके परीक्षण करके हम फैक्ट्री में, संस्थानों में कर्मचारियों का, अधिकारियों का आदि का चयन में सहायता मिलता है। ओके, आगे है, इन परीक्षणों से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जा सकता है। ये टेस्ट करके, आईक्यू का टेस्ट करके हम व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों से कैसे भिन्न हो, कैसे भिन्न है, किसमें कितना आईक्यू लेवल है, इसका भी भिन्नता का पता लगा सकते हैं। इनका उपयोग करके हम परीक्षणों से विद्यार्थियों की बुद्धि क्षमता का आकलन करा जा सकता है। अब देखते होइएगा, जो बालक काफ़ी ज़्यादा गूगल की तरह सभी आंसर याद रख लेता है तो उसका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है। जो मंद बुद्धि का होता है उसका भी परीक्षण किया जाता है। पता किया जाता है कि बालक जो है आगे कितना ज़्यादा सर्वाइव अपने जीवन में करने वाला है, इसके बुद्धि। समझ गए। तो बहुत सारे परीक्षण, अब जैसे मानिए कोई बीमारी है तो बीमारी का टेस्ट क्यों किया जाता है, बीमारी के पता लगाने के लिए। रोग को, बीमारी का पता लग जाएगा तो रोग हटेगा, उसका सही ट्रीटमेंट चलेगा। इसीलिए ना ये सब किया जाता है, बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इसी सब के लिए ना बीमारी का टेस्ट किया जाता है। तो उसी प्रकार से मानसिक परीक्षण क्यों किया जाएगा, जितने भी मानसिक चीज़ें होगा उन सबको पता लगाने के लिए, एक्चुअल चीज़ पता करने के लिए। मंद बुद्धि है उससे पहले पता लगाने के लिए, ठीक है, कौन कितना जो है प्रभावशाली है उसके पता लगाने के लिए। समझ गए। बालक की स्थिति के पता करने के लिए, मानसिक स्थिति के पता करने के लिए। समझ गए ना। साथ में कुछ स्टूडेंट के प्रतियोगिता को भी पता करने के लिए, उद्योगों में कर्मचारियों को, संस्थानों में भर्ती चयन करने के लिए भी इसका टेस्ट किया जाता है। पता किया जाएगा कि कौन कितना आईक्यू लेवल का है, और जो ज़्यादा आईक्यू लेवल लेकर आएगा उसको जो है क्या किया जाएगा, ज़्यादा जो है उसको प्रीफर किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आईक्यू का उपयोगिता होता है, परीक्षण का उपयोग किया जाता है। समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया। यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है टोटल, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। अब माय डियर, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, अब ये बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इसका कुछ प्रिंसिपल है, कुछ थ्योरीज है जिसको आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है,
तो बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बुद्धि के प्रमुख जो है आपके सिद्धांत है, पहला है एक कारक का सिद्धांत, यूनिट फैक्टर थ्योरी। एक कारक मतलब जिसमें एक कारण होगा, एक कारक का सिद्धांत। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो पहले तो आपको ये तीन याद रखना है। यूनिट फैक्टर मतलब एक कारक का सिद्धांत, टू फैक्टर्स मतलब दो कारक का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर्स मतलब बहु कारक का सिद्धांत। तो तीन तो यही आसान है, 1, 2 और मल्टी, समझ गए। चौथा है बहु कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या है? बहु ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी समूह कारक सिद्धांत, ठीक है। पांचवा है कैटल्स थ्योरी, कैटले का सिद्धांत। छठा है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, समझ गए। और सातवां है पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, यानी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, समझ गए। तो ये जो है आपको सातों याद रखना पड़ेगा। पहले तीन तक तो बड़ी ही आसान है, उसके बाद है कैटले का, ठीक है ना, उसके बाद है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और पांचवा है कैटले का, कैटले थ्योरी, और छठा है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और सातवां है पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत यानी पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सात जो है आपको कैटले ग्रुप, ठीक है, कैटले हो गया, ग्रुप हो गया, गार्डनर हो गया, और पियाजे का संज्ञात्मक हो गया, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, कैटले का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो ऊपर के तीन तो आसान है, बस ये चार पर ध्यान देना है। समूह कारक सिद्धांत, कैटले का सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सात सिद्धांत है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको चलना है कि जो इंटेलिजेंस होता है, मेथड ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, यानी बुद्धि परीक्षण के जो प्रारूप है, इसके कितने विधि से हम बुद्धि को परीक्षण कर सकते हैं। अगर मानिए हमको किसी के बुद्धि का परीक्षण करना हो तो हम कैसे जो है किन किन विधि का उपयोग करके हम बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। पहला है माय डियर प्रशासन के आधार पर, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोड ऑफ प्रशासन के आधार पर बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं, ठीक है। अगर हमें मेथड पूछ ले कि बुद्धि परीक्षण के विधि को बताएं, तो सबसे पहले आपको बताना है कि बुद्धि परीक्षण निम्नलिखित तरीकों से, निम्नलिखित आधार पर हम कर सकते हैं। उसमें पहला है प्रशासन के आधार पर, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है व्यक्तिगत इंडिविजुअल टेस्ट, और दूसरा है ग्रुप इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, समूह बुद्धि परीक्षण। दो आधार पर जो है आपको प्रशासक के आधार पर, प्रशासन के आधार पर दो तरीका से, एक व्यक्तिगत और एक समूह पर, दो तरीके से बुद्धि को टेस्ट करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है, एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाने वाला परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इस हेतु कुशल दक्ष परीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। किसी आयु समूह हेतु उपयुक्त प्रश्नों का चयन भी आवश्यक है। प्रश्नों का उत्तर मौखिक या लिखकर या परफॉर्मेंस द्वारा किया जाता है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहने का मतलब है कि इसमें पर्सनल रूप से जो है टेस्ट किया जाता है। एक समय में एक ही व्यक्ति का जो है परीक्षण, बुद्धि परीक्षण जो है आपका व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। इसमें जो बुद्धि परीक्षण करने वाले होते हैं वह एक कुशल दक्ष परीक्षणकर्ता द्वारा ये चीज़ें होता है, समझ गए। इसमें जो है जैसे मान गए अगर कोई 12 साल का बच्चा है, उसको अगर पर्सनल अगर टेस्ट करना है व्यक्तिगत तौर पे, तो उसको 12 साल के हिसाब से उसको जो है एक क्वेश्चन प्रश्न दिया जाएगा। उस प्रश्न का जो है वह लिख कर जवाब दे या मौखिक ओरली जवाब दे बोलकर, और उसके उत्तर के परफॉर्मेंस के आधार पर जो है उसका बुद्धि का मापन किया जाता है, समझ गए। जैसे एक व्यक्ति है, उसका बुद्धि का टेस्ट करना है, तो हम अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर उसका बुद्धि परीक्षण करेंगे तो हम एक कुशल जो है परीक्षण करता होंगे, कुशल जो हमको आता होगा। हम उसको मान के वह व्यक्ति 25 साल का है, और हम जानते हैं कि 25 साल तक व्यक्ति क्या क्या चीज़ों को सीख लेना चाहिए, उसका एक मापदंड होता है। उस मापदंड के हिसाब से हम जानेंगे कि 25 साल में व्यक्ति को इतना जो है आना चाहिए। हम उसको उस प्रकार के प्रश्न देंगे और देखेंगे कि वह व्यक्ति कितना सही से बोल रहा है, कितना जानकारी रखा है, ठीक है, उसके बारे में। वह जो है उसके लिखने या बोलने के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर हम जो है उसके बुद्धि का मापन कर सकते हैं, ठीक है। जानेंगे कि व्यक्ति कैसे जवाब दे रहा है। अब उदाहरण के लिए जैसे बिनो साइमन बुद्धि परीक्षण होता है, स्टैनफोर्ड टर्मन बुद्धि परीक्षण होता है, बेसलर बुद्धि परीक्षण होता है। तो यह व्यक्तिगत तौर पर किया जाने वाला परीक्षण है, चाहे बिने साइमन हो, स्टैनफोर्ड टर्मन हो या बेसलर बुद्धि परीक्षण हो, ठीक है। आगे चलिए।
दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में व्यक्तियों को एक समूह पर अप्लाई किया जा सकता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग सेना भर्ती के समय किया गया। समझ गए? तो माय डियर, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का मतलब है कि यहाँ पे पर्सनली जो है किसी का टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे समूह में व्यक्तियों पर अप्लाई किया जाता है। जैसे 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से हमें देखना है कि सबसे तेज बुद्धि का कौन है। तो हम एक पाँचों व्यक्ति को प्रश्न दे देंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा कैच कर रहा है, सबसे फास्ट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन दे रहा है। समझ गए? तो वह जो है व्यक्ति सबसे अच्छा बुद्धि परीक्षण उसका निकलेगा, जो सबसे तेज, सबसे फास्ट ऑब्जर्व करेगा। तो यह ग्रुप में जो व्यक्तियों का समूह में रख के किया जाएगा तो वह समूह बुद्धि परीक्षण होगा। और यह एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर यही 2 प्रकार होता है, एक व्यक्तिगत और एक समूह में। ठीक है? दूसरा है विषय वस्तु या भाषा के आधार पर। अब पहला जो प्रशासक के आधार पर था, तो अब है यहाँ पे विषय वस्तु या भाषा के आधार पर। समझ गए? विषय वस्तु या भाषा के आधार पर होता है यह भी 2 प्रकार के, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बस यहाँ भी 2, वहाँ भी 2, वहाँ भी व्यक्तिगत, सामूहिक, यहाँ भी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के बुद्धि परीक्षण होता है। शाब्दिक वाला क्या होता है? तो शाब्दिक वाला जो होता है इसमें भाषा शब्दों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना? शाब्दिक कहने का मतलब ही होता है कि इसमें भाषा, लैंग्वेज या शब्दों के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक टेस्ट हो सकते हैं। शाब्दिक जो टेस्ट होगा यह व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है, यानी व्यक्तिगत तौर पे या समूह में भी यह टेस्ट कर सकते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। समानतः लिखित परीक्षा द्वारा, समानतः यह जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा, समानतः यह जो है लिखित परीक्षा द्वारा। उदाहरण के लिए बीने साइमन टेस्ट और एसआर जलोट परीक्षण। ठीक है? तो बीने साइमन टेस्ट अभी भी ऊपर देखे हैं, समझ गए ना? ऊपर देखे हैं किसमें? व्यक्तिगत वाला में। तो अभी देखे हैं कि यह व्यक्तिगत एवं समूह दोनों प्रकार से ले सकते हैं। तो व्यक्तिगत वाला तो साइमन टेस्ट होगा ही, बाकी एसआर जलोट परीक्षण भी ले सकते हैं। ठीक है? दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण कहने का मतलब है कि चित्रों के माध्यम से अन्य कार्यों के निष्पादन के आधार पर, मतलब इसमें कोई जो है शब्द नहीं होगा, कोई भाषा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही भाषा आ जाएगा, कोई शब्द आ जाएगा तो शाब्दिक हो जाएगा। समझ गए? जिसको आप लिख कर बता सकते हैं। लेकिन अशाब्दिक का मतलब आप उसे लिख कर नहीं बता सकते हैं। ठीक है? आपका बुद्धि का टेस्ट जो है यहाँ पे लिख कर नहीं होगा, क्योंकि यह अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है? तो इसमें चित्रों के माध्यम से, अब चित्र में तो कोई शब्द नहीं होता। ठीक है? चित्र को आप देखकर बता सकते हैं। तो चित्रों एवं अन्य कार्यों के हिसाब से भी जो है यह निष्पादन कर सकते हैं अशाब्दिक परीक्षण को। ठीक है? कार्य निष्पादन या मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। ठीक है? इसमें अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण, इसमें कार्य के निष्पादन और कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन और व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। ठीक है? समानतः परफॉर्मेंस टेस्ट द्वारा, इसमें जो ऊपर था आपका, ऊपर था समानतः जो लिखित परीक्षा द्वारा था, क्योंकि आप शाब्दिक को शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन अशाब्दिक है तो उसको आप क्या लिखिएगा? शब्द है ही नहीं लिखने का, चित्र है। तो उसके लिए आप परफॉर्मेंस टेस्ट के द्वारा जो है आप इसमें इसका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए रवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट। ठीक है? भाटिया बैटरी टेस्ट, रवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट होता है। तो यह 2 जो है आपका अशाब्दिक टेस्ट हो गया। यहाँ पे मेथड ऑफ इंटेलिजेंस आपको बता दिए। ठीक है? इसको अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। हम लोग जो है अब यहाँ पे टोटल बता दिए। हम लोग जो है मिलेंगे आगे वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है? एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि मेथड ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, तो आपको बताना है पहला 2 तरीका से। ठीक है? पहला प्रशासन के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर, वहाँ पे 2, एक पर्सनल और एक समूह में। ठीक है? अब दूसरा जो है हमने यहाँ पे बताया, ये तो हो गया पहला एडमिनिस्ट्रेटिव। दूसरा है भाषा के आधार पर। ठीक है? भाषा के आधार पर एक है वर्बल और एक है आपका नॉन वर्बल। वर्बल वाला में हम लिख कर, समझ गए, लिख कर जो है टेस्ट ले सकते हैं लिखित रूप में। और नॉन वर्बल है, यहाँ पे समानतः परफॉर्मेंस के आधार पर जो है हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे, जैसे चित्र के वगैरह, चित्र उत्र के द्वारा। ठीक है? देखेंगे। और यहाँ पे व्यक्ति को शब्दों में लिख कर जो है हम उसके ले सकते हैं टेस्ट, और उस आधार पर हम तय करेंगे कि व्यक्ति कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। और शाब्दिक का मतलब है कि चित्रों के द्वारा जो है व्यक्ति को जो है समानतः इसमें जो है परफॉर्मेंस देखा जाता है। इसमें क्योंकि अशाब्दिक है तो इसमें शब्द तो कोई आएगा नहीं। समझ गए ना? तो ये सारा दोनों चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो जो भी प्रश्न आपको IQ लेवल से पूछे आज हमने कंप्लीट कर दिया। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि समाप्त करना था, बहुत सारा टॉपिक था। तो हमने यहाँ पे, बाकी अगर आपको बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक पूछ देगा तो विशेषता वाला में हमने बता दिया कि इसमें जो है पर्यावरण, समाज, ये सब जो है बुद्धि को प्रभावित करता है। तो वहाँ से आप उठा के लिख दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि प्रभावित करने का कारक मैंने नहीं बताया। अब उतना बताने लगेंगे तो समझ लीजिए कारक
बहुत आसान है, बस कारक वहाँ से उठा के लिख दीजिएगा। कहाँ से, चलिए बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आपके सामने में है। अब मैंने प्रभावित करने वाला कारक नहीं बताया कि बुद्धि को कौन से कारक प्रभावित करता है, बट मैंने यहाँ पे आपको झलक दे दिया है। जो समझने वाला है समझ गए होंगे। जैसे बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण परिवेश का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि वंशानुक्रम प्रभावित करेगा, ठीक है, वातावरण भी प्रभावित करेगा, परिवेश भी प्रभावित करेगा बुद्धि को, ठीक है। उसके बाद है बुद्धि को वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा, समझ गए, संगत, संगति, ये सब प्रभावित करता है, समझ गए। तो ये रहन सहन भी बुद्धि को प्रभावित करता है, समझ गए ना। तो बुद्धि को ये सारे चीज़ प्रभावित करेगा, बस उसको पॉइंट में लिख कर और दो दो लाइन सब में लिख देना है कि हाँ ये कैसे प्रभावित करेगा, ये कैसे प्रभावित करेगा, वातावरण कैसे इफेक्ट डालेगा, शिक्षा कैसे इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना, वंशानुक्रम कैसे इफेक्ट डालेगा, समझ गए। तो बाकी लिंग इफेक्ट नहीं डालेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ें हैं, बाकी मिल लेते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।